क्या रिकॉर्डिंग? हाँ चलो ठीक है। देखिए पिछले क्लास में हम लोग अमाइनो एसिड को डिस्कस कर चुके थे। इस बार आज जो हम लोग को टॉपिक पढ़ना है वो है आपका प्रोटीन। और आपको ये बात पता है कि जब हम लोग प्रोटीन को डिस्कस करेंगे तो हम लोग को अमाइनो एसिड का बेसिक चीज़ याद होना चाहिए। तो एक बार हम लोग रिकॉल कर लेते हैं कि पीछे हम लोग क्या क्या पढ़ चुके थे। अगर हम लोग याद करें तो प्रोटीन के केस, अमाइनो एसिड के केस में आपको ये बताए थे कि अमाइनो एसिड जो है उसका एग्जाम्पल दिए थे कि जैसे हम लोग एक लरी लगाते हैं, उसमें आपका छोटा 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 चीज़ स्टेपलर करके एक बड़ा सा एक फुलझड़ी जैसा बन जाता है। तो वो पूरा फुलझड़ी एक प्रोटीन को रिजेंबल करता है, और जो उसमें हर एक जो फुलझड़ी हम लोग लगाए वो अमाइनो एसिड को रिजेंबल करता है। ये हम लोग को कल क्लियर था, ठीक है। हम आपको ये बात बताए थे कि पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है, और पेप्टाइड बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए एक वाटर मॉलिक्यूल का बाहर निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है, कहाँ से निकलता है? तो एक अमाइनो एसिड का कार्बोक्सिल ग्रुप और दूसरे अमाइनो एसिड का अमाइन ग्रुप, दोनों आपस में क्या करता है? रिएक्शन शो करता है और एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है। एज ए रिजल्ट दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग बन जाता है उसको हम लोग कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। और क्योंकि बहुत सारा लंबा पेप्टाइड बॉन्ड, आई मीन की एक अमाइनो एसिड है, दूसरा अमाइनो एसिड है, तीसरा अमाइनो एसिड है, ये इस तरीके से लगातार बहुत लंबा चेन चलते रहता है, तो हम लोग क्या देखते हैं कि बहुत सारा पेप्टाइड बॉन्ड बन गया। ये भी पेप्टाइड बॉन्ड है, ये भी, ये भी, ये भी। तो इसीलिए एक प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड भी बोला जाता है। प्रोटीन को क्या बोला जाता है? पॉलीपेप्टाइड। पॉली मीन्स मोर देन वन या बहुत सारा बेसिकली, है ना। और आपका पेप्टाइड बॉन्ड बन रहा है इसलिए पॉलीपेप्टाइड है ये। चलिए खैर, आज जो हमारा टॉपिक है वो है आपका प्रोटीन्स। प्रोटीन्स, तो आपको पहले ये बात पता है कि प्रोटीन्स क्या है। तो प्रोटीन्स जो है ये आपका लॉन्ग चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स है ना, जिसको हम लोग पहले लिख देते हैं। ये क्या है? लॉन्ग चेन्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स है, ठीक है। और इसको हम लोग प्रोटीन या एक और नाम से कह सकते हैं, दैट इज पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड, कोई दिक्कत? ठीक है। प्रोटीन्स के बारे में अगर हम लोग बात करें तो प्रोटीन्स जो है वो आपका जितने भी तरीके का प्रोटीन एग्जिस्ट करता है वो सब का सब, मतलब जो हमारे बॉडी के लिए एसेंशियल है, हमारा मतलब हमारे बॉडी में कहीं ना कहीं उसका इस्तेमाल है, वो आपका 20 बेसिक अमाइनो एसिड से बना है। कल हम आपको ये बात बताए थे, लेकिन आज हम उसमें एक पॉइंट और ऐड करते हैं और एक करेक्शन भी करते हैं जो कल मेरे से गलती हो गया था। पहला चीज ये कि उस 20 अमाइनो एसिड के अलावा एक और एक्स्ट्रा अमाइनो एसिड एग्जिस्ट करता है जिसको हम कहते हैं सेलेनोसिस्टीन। ये 21st अमाइनो एसिड है। आप इसको याद रखिएगा, या आप कभी आप इसको नोट बना के लिख लीजिएगा अपने कॉपी में। हम इसको अभी इरेज कर देंगे, ठीक है। कि सेलेनोसिस्टीन जो है वो 21st अमाइनो एसिड है। 21st अमाइनो एसिड है जो कि सिस्टीन अमाइनो एसिड से बनता है। हम आपको बताएं तो टोटल 20 अमाइनो एसिड है, उसमें एक अमाइनो एसिड है सिस्टीन। उस सिस्टीन में कुछ चेंजेस हो जाने के कारण, या आप ऐसा बोलो कि इसमें एक पर्टिकुलर ग्रुप लग जाने के कारण वो एक नया अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है जिसको सेलेनोसिस्टीन बोलते हैं, जो कि 21st अमाइनो एसिड है। चलिए इसको आप नोट कर लिए होंगे, आई होप। इसको हम हटा देते हैं। अब देखिए, प्रोटीन के बारे में बात करें बाबू, तो प्रोटीन के बारे में अमाइनो एसिड ही इसका सारा बेसिक था जो हम लोग ऑलरेडी देख चुके। अब इसका हम लोग क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो इसके क्लासिफिकेशन को अगर हम लोग देखें, इसका क्लासिफिकेशन अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले तो इसको कितना चेन्स इसमें मौजूद होता है, क्योंकि जो प्रोटीन्स है उसमें आपका एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, दो पॉलीपेप्टाइड चेन है, कितना पॉलीपेप्टाइड चेन है उसके बेसिस पे इसको डिवाइड किया गया है। तो ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट्स, या आप बोल सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ कितना इसमें चेन है, इसको क्लासिफाई किया गया है। तो प्रोटीन्स को क्लासिफाई कर सकते हैं हम मोनोमेरिक प्रोटीन्स में और मल्टीमेरिक प्रोटीन्स में। ठीक, मोनो में आपको समझ में आ रहा है कि इसमें कोई एक चेन मौजूद होगा, और मल्टी में आपका एक से ज्यादा चेन मौजूद होगा। ये एकदम सिंपल सा चीज है, इसमें कुछ ज्यादा नहीं है। जो मेन क्लासिफिकेशन होता है प्रोटीन्स का, जो मेन क्लासिफिकेशन होता है प्रोटीन्स का, वो ये नहीं होता, बल्कि क्या होता है, इसमें हम लोग पर्टिकुलर बॉन्ड्स के हिसाब से देखते हैं कि कितना सारा अलग अलग तरीके का प्रोटीन है। अब देखो, जब भी कोई प्रोटीन का फॉर्मेशन हो रहा है तो उसमें एक बॉन्ड तो बिल्कुल जरूरी है, दैट इज आपका पेप्टाइड बॉन्ड, हाँ या ना? ठीक।
और उस पेप्टाइड बॉन्ड के अलावा अगर कोई और बॉन्ड भी उसमें एग्जिस्ट करता है तो प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर वो मोर कॉम्प्लेक्स हो जाता है। बात समझ रहे हम क्या बोल रहे हैं? नॉर्मली आप क्या देखा, अमाइनो एसिड था, अमाइनो एसिड था, जुड़ते गया जुड़ते गया जुड़ते गया जुड़ते गया, किसका फॉर्मेशन हुआ? प्रोटीन का फॉर्मेशन हो गया। लेकिन अब अगर इस पेप्टाइड बॉन्ड के अलावा कोई और बॉन्ड एग्जिस्ट करने लगेगा तो उस वजह से उसका स्ट्रक्चर यानी प्रोटीन का स्ट्रक्चर मोर कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। और ये कॉम्प्लेक्स नेचर होने के कारण इसको हम लोग अलग अलग नाम देते हैं। सबसे पहले है आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन या प्राइमरी प्रोटीन। दूसरा आ जाता है आपके पास सेकेंडरी। तीसरा आ जाता है आपके पास टर्शरी। और चौथा आ जाता है आपके पास क्वार्टरनरी। क्वार्टरनरी। चलिए, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है और इसको आपको समझना बहुत जरूरी है क्योंकि आपको अभी नहीं आगे भी काम देगा। सबसे पहले याद देखो प्राइमरी प्रोटीन क्या है। प्राइमरी प्रोटीन सबसे सिंपल प्रोटीन है जिसमें सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, यानी कि कोई एक नॉर्मल सिंपल सा प्रोटीन जिसमें सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड मौजूद है। ओनली पेप्टाइड बॉन्ड्स आर प्रेजेंट। ओनली पेप्टाइड बॉन्ड्स आर प्रेजेंट। सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट रहता है। ठीक। नॉर्मली कोई भी प्राइमरी प्रोटीन एक्टिवेटेड नहीं होता, सारा का सारा जो है वो आप बोल सकते हो कि इनएक्टिवेटेड रहता है। आप ऐसा भी कह सकते हो कि ये आपका कोई फंक्शनल प्रोटीन नहीं है, यानी जितना प्राइमरी प्रोटीन होता है सब नॉन फंक्शनल होता है। इसका बॉडी में कोई रोल नहीं होता क्योंकि एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड सिर्फ सिंगल पेप्टाइड बॉन्ड के होने के कारण उसका कोई खास फंक्शन मौजूद नहीं होता। लेकिन एक एक्सेप्शन है और वो एक्सेप्शन है इंसुलिन। एक्सेप्शन है इंसुलिन। इंसुलिन जो है वो एक प्राइमरी प्रोटीन है लेकिन फंक्शनल है। लेकिन क्या है? फंक्शनल है। तो ओनली पेप्टाइड बॉन्ड्स आर प्रेजेंट एंड आर नॉन फंक्शनल। नॉन फंक्शनल, ये नॉन फंक्शनल होते हैं। ठीक। लेकिन एक एक्सेप्शन है, दैट इज इंसुलिन, जो कि आपका प्राइमरी होने के बावजूद फंक्शनल होता है। प्राइमरी होता है और क्या होता है? फंक्शनल भी होता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सेकेंडरी प्रोटीन के बारे में। तो सेकेंडरी प्रोटीन क्या है? सेकेंडरी प्रोटीन ऐसे प्रोटीन है जिनमें पेप्टाइड बॉन्ड के अलावा एक और बॉन्ड एग्जिस्ट करता है जो है हाइड्रोजन बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड के अलावा एक और बॉन्ड एग्जिस्ट करता है जिसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो सेकेंडरी प्रोटीन, जाना तो बाहर, चलो कोई बात नहीं, यहाँ देखो। तो सेकेंडरी प्रोटीन जो है, सेकेंडरी प्रोटीन अगर हम लोग देखें तो इसमें दो बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा। भाई पेप्टाइड बॉन्ड तो एकदम समझ लो यूनिवर्सल है, पेप्टाइड बॉन्ड तो रहना ही रहना है, उसमें कोई शक नहीं। प्रोटीन है तो पेप्टाइड बॉन्ड होगा ही, लेकिन इसके अलावा इसमें एक हाइड्रोजन बॉन्ड भी एक्स्ट्रा आ जाता है। हाइड्रोजन बॉन्ड एक्स्ट्रा आ जाता है। अब सवाल ये कि हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे एग्जिस्ट कर रहा है, कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, वो समझना है। देखिए, जब हम लोग सेकेंडरी प्रोटीन के बारे में बात करते हैं तो सेकेंडरी प्रोटीन को दो तरीके से क्लासिफाई किया जाता है। दो तरीके से। एक कहलाता है आपका अल्फा हेलिक्स और एक कहलाता है आपका बीटा शीट। अभी अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट क्या है उसको समझो। अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट दोनों सेकेंडरी प्रोटीन का टाइप्स है। सेकेंडरी प्रोटीन का क्या है? टाइप्स है। और अल्फा हेलिक्स जो होता है, ये अल्फा हेलिक्स जो है ये आपका कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है जिसमें कि आपको देखने को मिलेगा कि नॉर्मली सब जितना भी प्रोटीन्स इसमें है सब में पेप्टाइड बॉन्ड तो मौजूद है। सब में पेप्टाइड बॉन्ड मौजूद है, जितना भी इसमें प्रोटीन्स है सब में आपका पेप्टाइड बॉन्ड मौजूद है। लेकिन जितना भी अमाइनो एसिड है सब में पेप्टाइड बॉन्ड मौजूद है। लेकिन इस पर्टिकुलर अमाइनो एसिड में पेप्टाइड बॉन्ड के अलावा, क्योंकि देखो जब ये हेलिक्स बना रहा है ना तो कुछ दो अमाइनो एसिड जो पहले एक साथ नहीं था वो नजदीक नजदीक आ जा रहा है, वो नजदीक नजदीक आ जा रहा है, वो नजदीक आ जा रहा है, वो नजदीक आ जा रहा है। तो ये नजदीक आने के कारण दोनों के बीच में एक और बॉन्डिंग स्टैब्लिश हो जा रहा है जिसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। क्लियर हुआ सभी को? हम क्या बोले? नॉर्मली क्या एग्जिस्ट कर रहा है? पेप्टाइड बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन पेप्टाइड बॉन्ड उसके अलावा जो अमाइनो एसिड नजदीक नजदीक आ गए उनके नजदीक आने के कारण दोनों के बीच में एक और बॉन्डिंग एग्जिस्ट कर रहा है, दैट इज आपका हाइड्रोजन बॉन्ड। कोई प्रॉब्लम? बात समझ गए? चलिए अब बात करते हैं बीटा शीट के बारे में। तो बीटा शीट जो है ये आपका, इनमें भी आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है लेकिन ये इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का होता है।
और इसमें यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करता है। तो ये शीट लाइक स्ट्रक्चर होता है, शीट लाइक, इसलिए इसको बीटा शीट बोलते हैं। तो ये आपका दो एक्स्ट्रा आप समझ लो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में आपको पढ़ना है, एक अल्फा हेलिक्स और दूसरा बीटा शीट है। एग्जाम्पल जानना भी जरूरी है, क्या क्या इसका एग्जाम्पल है। जैसा कि हम लोग देखे थे कि प्राइमरी में तो एक एक्सेप्शन है, इंसुलिन है प्राइमरी, लेकिन उसका एक्सेप्शन है। अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो अल्फा हेलिक्स का एग्जाम्पल होता है केरेटिन प्रोटीन। केरेटिन प्रोटीन याद है, केरेटिन प्रोटीन बताइए कोई, कहाँ होता है केरेटिन प्रोटीन? कोई बताइए केरेटिन प्रोटीन कहाँ होता है, एनीबॉडी? चलिए हम बताते हैं, ये हमारे बॉडी के डेड सेल्स में मौजूद होता है। अब बताओ ये केरेटिन प्रोटीन कहाँ मौजूद होगा? थोड़ा सा कुछ भी आइडिया बताओ। हमारे बॉडी में डेड सेल्स कहाँ पर है जो ग्रो भी करते हैं? हेयर, नेल्स, वहां केरेटिन प्रोटीन मौजूद होता है। आप लोग कुछ किताब नहीं पढ़ते, अच्छा कोई बात नहीं। बीटा शीट, बीटा शीट का क्या एग्जाम्पल है? बीटा शीट का एग्जाम्पल होता है आपका सिल्क, सिल्क जो आपको मिलता है सिल्क कोकून से, हाँ, तो सिल्क प्रोटीन इसका एग्जाम्पल है। इसका एग्जाम्पल हो जाता है सिल्क प्रोटीन। कोई दिक्कत यहां तक समझने में? सभी लोगों को क्लियर है? ठीक है, चलिए अब बात करते हैं टर्शरी स्ट्रक्चर और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर के बारे में। टर्शरी स्ट्रक्चर या टर्शरी स्ट्रक्चर लिखना सही नहीं होगा, प्रोटीन, प्रोटीन लिख देते हैं। टर्शरी प्रोटीन, ठीक है। अब देखो टर्शरी प्रोटीन, नाम समझ में आ रहा है कि टर्शरी प्रोटीन में आपका कहीं ना कहीं 3 प्रोटीन का स्ट्रैंड या 3 आपका कहीं ना कहीं बॉन्डिंग होगा। हम लोग बॉन्डिंग के हिसाब से देख रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे कि कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर है, ये सिर्फ हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, ठीक है। कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, किसके केस में? टर्शरी प्रोटीन के केस में। टर्शरी प्रोटीन के केस में कौन कौन सा बॉन्ड एग्जिस्ट करता है? चलो भाई, पहला बॉन्ड कौन सा एग्जिस्ट करना चाहिए? पेप्टाइड, जो कि यूनिवर्सल है, होगा ही हर जगह। पेप्टाइड बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, क्योंकि हेलिक्स लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे भी आपका क्या बनेगा? हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा ही बनेगा। उसके अलावा इसमें आयनिक बॉन्ड भी होता है। कौन सा बॉन्ड होता है? आयनिक बॉन्ड भी होता है, तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम? सभी लोगों को क्लियर है? ठीक। अच्छा, टर्शरी प्रोटीन का एग्जाम्पल, टर्शरी प्रोटीन का क्या एग्जाम्पल होगा? तो इसका एग्जाम्पल होगा मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन, चलो मेरे को बताओ भाई मायोग्लोबिन क्या होता है जल्दी से। मायोग्लोबिन कभी कोई पढ़े हैं, कभी भी कभी देखे हैं मायोग्लोबिन का नाम सुने हैं कि मायोग्लोबिन क्या होता है? ग्लोबिन, ग्लोबिन प्रोटीन कहाँ होता है? ग्लोबिन वर्ड कभी सुने हैं क्या? कहाँ सुना सुना लग रहा है? नहीं, एक्चुअली आप लोग हेमोग्लोबिन सुने हैं, नहीं सुने? तो मायोग्लोबिन भी एक्चुअली हेमोग्लोबिन का ही आप बोलो रिश्तेदार है, ऐसा समझ लो, समझने के लिए। वैसा नहीं कि रिश्तेदार उन लोगों में कोई। मायोग्लोबिन बेसिकली वो आपका ग्लोबिन प्रोटीन होता है जो हमारे मसल्स में मौजूद होता है। कहाँ मौजूद होता है? मसल्स में। हीमोग्लोबिन का क्या फंक्शन है? जो कि हमारा क्वाटरनरी का एग्जाम्पल होगा, अभी क्वाटरनरी प्रोटीन पढ़ेंगे ना, उसमें एग्जाम्पल आएगा आपका हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन आपका 4 ऐसा पेप्टाइड बॉन्ड से, मतलब 4 आपका ये उसमें स्ट्रक्चर ऐसा रहेगा, ये हेलिक्स लाइक स्ट्रक्चर। तो उसमें आपका जो है वो हीमोग्लोबिन एग्जाम्पल होता है। हीमोग्लोबिन हमारे ब्लड में मौजूद होता है, आरबीसी में, जो कि हमारे ऑक्सीजन को कैरी करता है। एक हीमोग्लोबिन का कैपेसिटी होता है कि वो 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को कैरी कर सकता है। ये सब आप बेसिक है, आप लोग को याद रहना चाहिए। तो मायोग्लोबिन जो एक तरीके का हीमोग्लोबिन वाला ही काम करता है, लेकिन जो हीमोग्लोबिन मसल्स में मौजूद है उसको हम क्या बोल रहे हैं? मायोग्लोबिन। तो हम यहाँ लिख देते हैं आपको याद रखने के लिए कि मसल्स में मौजूद होता है, मसल्स में मौजूद होता है। और हाँ, एक और चीज, पेप्टाइड बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड के अलावा इसमें डाइसल्फाइड बॉन्ड भी एग्जिस्ट करता है। क्या एग्जिस्ट करता है? डाइसल्फाइड बॉन्ड भी एग्जिस्ट करता है, ये आपको याद रखना है। तो 4 आपका बॉन्ड है जो कि एग्जिस्ट करता है टर्शरी प्रोटीन में। पेप्टाइड बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड भी है और डाइसल्फाइड बॉन्ड भी है। कोई प्रॉब्लम? चलो आगे हम लोग इधर देखते हैं आपका क्वाटरनरी प्रोटीन। क्वाटरनरी प्रोटीन क्या है? तो क्वाटरनरी प्रोटीन में भी आपका, आप कुछ ऐसा समझ लो,
बुक्स में जैसा डायग्राम रहता है उसी हिसाब से आपको समझाने के लिए बना रहे हैं, ठीक है। कुछ इस तरीके का क्वाटरनरी स्ट्रक्चर मौजूद रहता है, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे भी सेम चारों बॉन्ड मौजूद रहेगा, पेप्टाइड बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड और डाइसल्फाइड बॉन्ड, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपका जो पेप्टाइड का जो स्ट्रक्चर है वो आपका यहाँ 3 तो यहाँ कितना होगा, 4 होगा। बात समझे। एग्जाम्पल इसका है हीमोग्लोबिन, एग्जाम्पल है इसका हीमोग्लोबिन, जो कि हमारे ब्लड में पाया जाता है। ब्लड में भी कहाँ, आरबीसीज में होता है, ठीक। कोई दिक्कत, समझ में आ गई बात सभी को। चलो, तो ये हम लोग के पास 4 प्रोटीन का स्ट्रक्चर हम लोगों ने देखा। हम लोगों ने देखा कि प्रोटीन जो है वो आपका, प्रोटीन जो है वो आपका क्या है भाई, तो ये आपका लॉन्ग चेन है अमाइनो एसिड्स का, और इसको पॉलीपेप्टाइड क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारा पेप्टाइड चेंज रहता है, पेप्टाइड बॉन्ड रहता है। प्रोटीन जो है वो आपका 4 क्राइटेरिया में, 4 कैटेगरी में सॉरी बांटा गया है। एक प्राइमरी है, एक सेकेंडरी, एक टर्शियरी, एक क्वाटरनरी है। प्राइमरी जो होता है उसमें सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड मौजूद होता है, उसके अलावा कोई और बॉन्ड नहीं होता, और ज्यादातर प्राइमरी प्रोटीन कैसे होते हैं, नॉन फंक्शनल होते हैं। एक्सेप्शन है इंसुलिन, जो कि प्राइमरी होने के बावजूद भी क्या है, फंक्शनल है। सेकेंडरी अगर बात करें तो सेकेंडरी को हम लोग 2 हिस्सों में बात करते हैं। पहला तो इसमें याद रख लो कि इसमें 2 बॉन्ड मौजूद होता है, पेप्टाइड बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्ड, और ये 2 हिस्सों में आता है, मतलब 2 इसका टाइप्स है, एक है अल्फा हेलिक्स और दूसरा है आपका बीटा शीट। कोई दिक्कत, ठीक। अल्फा हेलिक्स में आपका केराटिन प्रोटीन एग्जांपल है, जो हमारे हेयर और नेल्स को बनाता है, और जो आपका बीटा प्लेटेड शीट है या बीटा शीट है उसमें आपका सिल्क प्रोटीन एग्जांपल होता है। कोई दिक्कत, ठीक है। इसके आगे हम लोग टर्शरी और क्वाटरनरी देखे। टर्शरी में आपका देख लो 4 बॉन्ड है, और क्वाटरनरी में भी आप देख लो कि आपका कितना बॉन्ड है, 4 बॉन्ड है। अगर इसको समझने में किसी को प्रॉब्लम है तो मेरे को एक बार बता दो, फिर हम उसको दोबारा बता देंगे। किसी को कोई प्रॉब्लम, बात समझ में आ गई, चलो ठीक। अच्छा, इसके अलावा आप अगर नोट्स में देखेंगे तो हम उसमें आपको मल्टीमेरिक और मोनोमेरिक प्रोटीन भी, उसका भी एग्जांपल बताएं और उसमें बताएं। तो देखो उसमें कुछ भी नहीं है, सिंपल है, उसको हम ज़्यादा बोर्ड में नहीं लिख रहे हैं। मोनोमेरिक में आपका क्या होगा, एक सिंगल होगा पेप्टाइड बॉन्ड, और आपका मतलब आप ऐसा समझ लो कि उसमें एक ही बॉन्ड, एक ही टाइप का पेप्टाइड बॉन्ड कॉमन होगा। जैसे आपको याद है, हम आपको पिछले वाले रेफरेंस देके बताते हैं, कार्बोहाइड्रेट जब हम लोग पढ़े थे तो कार्बोहाइड्रेट में हम लोग पॉलीसेक्राइड में होमो पॉलीसेक्राइड और हेट्रो पॉलीसेक्राइड पढ़े थे। होमो में अगर ग्लूकोज है तो सब ग्लूकोज होगा, हेट्रो में सब अलग अलग होगा, है ना। उसी प्रकार यहाँ पर भी है, जो आपका, जो यहाँ पर भी आपका जो एक सिंगल वाला से बना हुआ है, जिसको हम बोल रहे हैं मोनोमेरिक, यहाँ पर भी हम बोल रहे हैं, और मल्टीमेरिक बोल रहे हैं। तो मोनोमेरिक में क्या होगा कि जितना भी बॉन्ड आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, जितना भी आ जाए, सब का सब बॉन्ड एक ही टाइप का होगा, मतलब सारा का सारा पेप्टाइड बॉन्ड, मतलब जो पेप्टाइड चेन है वो सब एक जैसा होगा। लेकिन अगर हम लोग बात करें मल्टी का, तो मल्टीमेरिक में पेप्टाइड चेन अलग अलग तरीके का होगा। जैसे देखो, मैं आपको एक एग्जांपल बता देते हैं, आपको याद रहेगा। अगर हम लोग मोनोमेरिक का एग्जांपल बात करें, मोनोमेरिक प्रोटीन्स का एग्जांपल बात करें, तो इसमें एग्जांपल आ जाता है आपका लाइसोजाइम। लाइसोजाइम, लाइसोजाइम जानते हैं क्या होता है, सॉरी लाइसोसोम, लाइसोजाइम, हाँ। लाइसोजाइम एक एंजाइम है, और आपको पता है वो वाला स्टेटमेंट तो आप लोगों को बहुत कॉमनली पता होगा, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम्स। तो लाइसोजाइम क्या है, लाइसोजाइम कहाँ रिलीज होता है, सैलिवरी ग्लैंड से रिलीज होता है लाइसोजाइम, याद है। देखो हमारा जो सलेवरी ग्लैंड है वहां से एक तरीके का एंजाइम सीक्रेट होता है जिसको लाइसोजाइम बोलते हैं, जो कि बैक्टीरिया के सेल वॉल को अटैक करता है। और किसी प्रकार का आप खाना खा लेते, जैसे कि आप वो नाली के पास वाला फुचका खा लेंगे, या कोई भी आप गंदा सा सामान खा लेंगे, तो आपके मुंह में अगर कोई बैक्टीरिया जाएगा तो ये लाइसोजाइम उसका सेल वॉल को ब्रेक कर देगा, और एज अ रिजल्ट क्या होगा कि वो आपका डैमेज हो जाएगा, और वो आपके अंदर अंदर जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता, वहीं पर खत्म। तो वही लाइसोजाइम एक मोनोमेरिक प्रोटीन है, जो कि एक टाइप का पेप्टाइड चेन से बना हुआ होता है। और अगर हम लोग मल्टीमेरिक प्रोटीन्स के बारे में बात करें, मल्टीमेरिक प्रोटीन्स के बारे में बात करें, तो मल्टीमेरिक प्रोटीन में आपका कौन आ जाएगा, इसमें आ जाएगा आपका आप हेमोग्लोबिन ही इसमें एग्जांपल ले सकते हैं, हेमोग्लोबिन। तो हेमोग्लोबिन में क्या होता है, हेमोग्लोबिन में 2 अल्फा चेन होता है और 2 बीटा चेन होता है। अब आप देख सकते हैं कि इस ये चार है ना, किस में लिखें, क्वाटरनरी में लिखें, क्वाटरनरी का भी क्राइटेरिया फुलफिल हो गया। 2 अल्फा चेन और 2 क्या है, बीटा चेन है। अल्फा चेन समझ रहे हो ना, 2 अल्फा चेन और क्या 2 बीटा चेन है।
तो ये आपका 2 अल्फा चेन और 2 बीटा चेन जो है वो आपका इसके अंदर आ गया, और ये आपका क्वाटरनरी प्रोटीन का भी एग्जांपल हो गया और मल्टीमेरिक का भी एग्जांपल हो गया। मल्टीमेरिक क्यों हो गया? क्योंकि जो आपका जो चेन्स है वो एक जैसा सब नहीं है, सबका सब अल्फा नहीं है, सबका सब बीटा नहीं है, अल्फा भी है और बीटा भी है, तो डिफरेंट है, इसलिए ये मल्टीमेरिक है। कोई दिक्कत? लाइसोजाइम, हाँ, सेल को ब्रस्ट करता है, यानी कि जो बैक्टीरिया का सेल वॉल है उसको रैप्चर कर देता है, उस पर अटैक करता है, ठीक है। तो अल्टीमेटली अगर आपका सेल वॉल किसी का खत्म हो जा रहा है तो जाहिर सी बात है सेल सर्वाइव नहीं कर पाएगा। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को समझने में? सभी लोगों को क्लियर है? चलिए ठीक है। इसके बाद आप देखिएगा, आप हमेशा अच्छा ये चीज़ आप कीजिएगा कि आप अगर आपके पास, अच्छा यहाँ पे ऐसा होता है ना कि हो जाएगा ना, हाँ चलो, तो बेसिकली हम ये बात, तो इतना दूर में कहाँ आवाज़ आएगा? आवाज़ आ रहा है? उसमें रिकॉर्ड नहीं होगा, चलो कोई बात नहीं, हंसेंगे भी तो इसमें बहुत जोर आएगा आवाज़। चलिए खैर, तो यहाँ हम लोग प्राइमरी सेकेंडरी ये सारा स्ट्रक्चर कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे एक नेक्स्ट टाइप का बायोमोलिक्यूल्स के बारे में जिसका नाम है लिपिड। चलो समझते हैं लिपिड क्या होता है। अगर बात करें लिपिड के बारे में, तो लिपिड एक बायो मैक्रोमोलिक्यूल है कि बायो माइक्रोमोलिक्यूल है? चलो बताओ। मैक्रो है, तुम मैक्रो है, तुम भी माइक्रो। अच्छा, आप लोग को थोड़ा सा, जो लोग मैक्रो बोल रहे हैं उन लोग थोड़ा सा कॉपी पलट के देखिएगा, नोट्स पलट के देखिएगा। याद होगा आप लोग को कि ये भले आ रहा था मैक्रो मॉलिक्यूल के कैटेगरी में, लेकिन ये एक्सेप्शन था। क्यों? क्योंकि इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो कितना से कितना के बीच था? 18 टू 800 डाल्टन, किसी किसी बुक में 18 टू 1000 डाल्टन। तो याद रखिएगा कि लिपिड्स आता है तो है एसिड इनसॉल्युबल पूल में, इट कम्स अंडर acid insoluble pool, but it is a biomicromolecule. याद आ रहा है कुछ? जो लोग अगर नहीं समझे वो लोग, मतलब जो लोग गलत जवाब दे वो लोग थोड़ा सा ध्यान दो, ठीक है? चलो कोई बात नहीं। चलो देखो, अब देखते हैं। तो लिपिड जो है वो आपका होता क्या है? लिपिड एक्चुअली दो चीज से मिलकर के बनता है। या पहले हम लोग उसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, फिर हम लोग उसके बेसिक के बारे में थोड़ा, बेसिक नहीं, थोड़ा इसके ये बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो आप ये देखो कि लिपिड जो है उसको 3 क्राइटेरिया या 3 कैटेगरी में बांट देते हैं, ठीक है? बार बार क्राइटेरिया कह देते हैं, कैटेगरी में बांट देते हैं, 3 कैटेगरी में बांट देते हैं, ठीक है? एक होता है आपका ट्रू लिपिड्स, एक होता है आपका कॉन्जुगेट लिपिड्स, ठीक है? ट्रू लिपिड्स, कॉन्जुगेट लिपिड, और एक होता है आपका डिराइव्ड लिपिड्स। तीन अलग अलग तरीके का लिपिड्स होता है। सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है ट्रू लिपिड्स के बारे में, ठीक है? या इसको ऐसे थोड़ा रुक जाओ, इसको हम लोग कह देते हैं सिंपल लिपिड, सिंपल लिपिड्स, ठीक? सिंपल लिपिड्स, ये समझना ज्यादा आसान होगा। तो सिंपल लिपिड्स, कॉन्जुगेट लिपिड्स और ड्राइव लिपिड्स। सिंपल लिपिड्स क्या है भाई? सिंपल लिपिड्स ऐसे लिपिड्स हैं जो कि सिंपल हैं मतलब कि उनमें आपका लिपिड के अलावा कोई और मॉलिक्यूल एडेड नहीं है। आप ऐसा समझ सकते हो कि सिंपल लिपिड क्या है? ये ईस्टर्स हैं फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के। दीज आर ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। अब आपके लिए दोनों वर्ड नया नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको याद होगा फैटी एसिड और ग्लिसरॉल क्या है। याद करो क्लास 10 में जब लाइफ प्रोसेस पढ़ रहे थे, उस समय जब डाइजेशन पढ़ रहे थे, तो जब लिपिड टूटता था तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में टूटता था ना?
फैटी एसिड में टूटता था और किस में टूटता था, ग्लिसरॉल में। कोई बात नहीं, हम जान रहे कि आप लोगों के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है और हम कोशिश कर रहे हैं। आप लोग नहीं होगा तो हिंदी वाला अगर आपका बुक होगा तो ले आना, तो हम उससे बता देंगे। तो ये आपका फैटी एसिड और ग्लिसरॉल दो हिस्सों में, ये आपका बेसिकली क्या हम बोल रहे हैं, ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। ईस्टर मतलब यहाँ क्या बात कर रहा है, ईस्टर मतलब होता है कि फैटी एसिड और ग्लिसरॉल दोनों मिल करके आपका लिपिड बनाता है और दोनों के बीच में ईस्टर बॉन्डिंग है। कौन सा बॉन्डिंग है, ईस्टर बॉन्डिंग। ईस्टर बॉन्डिंग फॉर्मेशन कैसे होता है, जब किसी दो स्ट्रक्चर को, जब किसी दो आपका सब्सटेंस के बीच में बॉन्डिंग होता है और एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है, तो वहाँ ईस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन बोलते हैं। किसका फॉर्मेशन होता है, ईस्टर बॉन्ड का। याद है क्लास 10th में स्टेरिफिकेशन रिएक्शन, अब सर बार बार क्लास 10 ले जाते हैं, तो बाबू जो पढ़ चुके उसी का रेफरेंस देंगे ना। क्लास 10th में स्टेरिफिकेशन रिएक्शन पढ़े थे, जहाँ पे हम लोग ये क्या कहते हैं, अल्कोहल को, इथेनॉल को हम लोग रिएक्ट करवाते थे एसिटिक एसिड के साथ, और वहां पे ईस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन होता था, जहां पे स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड बनता था, है ना। तो वही ईस्टर, दीज आर ईस्टर ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। फैटी एसिड को लिया जाता है, और फैटी एसिड कैसा दिखता है, फैटी एसिड में लॉन्ग कार्बन का चेन रहता है, लॉन्ग कार्बन का चेन रहता है, जिसको हम लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं। और साथ ही साथ इसमें क्या होता है, COOH यानी कार्बोक्सिल ग्रुप एडेड रहता है। आर मतलब क्या है, लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन, यहां पे इसका मतलब है लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन, ठीक। और जो आपका ग्लिसरॉल है वो कैसा होगा, अच्छा इसको इधर लिखना होगा, ये ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर है बाबू, ये ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर है। तो ये ग्लिसरॉल है, ये फैटी एसिड चेन है, दोनों के बीच में बॉन्डिंग होगा। बॉन्डिंग कैसे होगा, तो बॉन्डिंग होगा इस प्रकार, कुछ OH इसका और H इसका हट जाएगा, हट के क्या बनेगा बाबू, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। जब वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल गया तो ये दोनों आपस में कंबाइन कर गया, कंबाइन करके दोनों एक स्ट्रक्चर बना दिया, और उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को हम क्या बोल रहे हैं, लिपिड बोल रहे हैं। कोई दिक्कत, क्लियर है सभी को। कल भी ऐसा बॉन्डिंग देखे थे ना हम लोग पेप्टाइड बॉन्ड में, ठीक। अच्छा आप देखो नेक्स्ट हम लोग, अच्छा अभी क्या है कि इसको ही हम लोग को थोड़ा और डिटेल में पढ़ना है, तो ठीक। अब देखो सिंपल लिपिड को हम लोग इधर थोड़ा समझ लेते हैं। अगर हम लोग सिंपल लिपिड के बारे में बात करें तो सिंपल लिपिड को हम लोग सिंपल लिपिड का दो टाइप्स होता है, एक होता है ट्रू लिपिड्स और एक होता है वैक्सेस। वैक्सेस यानी कि सिंपल लिपिड का दो टाइप्स है, एक है ट्रू लिपिड और एक है क्या, वैक्सेस। अब देखो ट्रू लिपिड्स क्या होता है, ट्रू लिपिड्स उनको बोलते हैं जिनमें ईस्टर ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल हो। ईस्टर ऑफ फैटी एसिड एंड क्या हो, ग्लिसरॉल, जो भी हम लोग समझे। तो इसमें क्या होता है, इसमें होता है ईस्टर ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, ठीक। लेकिन अगर हम लोग वैक्सेस के बारे में बात करें तो ये भी ईस्टर ऑफ फैटी एसिड है, लेकिन ग्लिसरॉल एक क्या है, ग्लिसरॉल क्या होता है, एक तरीके का OL किसमें लगा होता है, अल्कोहल में। किसमें लगा होता है, अल्कोहल में, तो एक तरीके का अल्कोहल है। तो जब भी आपका ईस्टर ऑफ फैटी एसिड हो एंड अल्कोहल हो, कौन सा अल्कोहल, कोई भी अल्कोहल अदर देन ग्लिसरॉल, कोई भी अल्कोहल अदर देन ग्लिसरॉल, तो वो आपका वैक्सेस कहलाता है। इसको ऐसे समझो कि जब आपका फैटी एसिड चेन के साथ ग्लिसरॉल जुड़ रहा है तो ट्रू लिपिड बना रहा है, लेकिन अगर फैटी एसिड चेन के साथ कोई दूसरा अल्कोहल जुड़ रहा है, ग्लिसरॉल को छोड़ के कोई भी दुनिया का अल्कोहल जुड़ रहा है, तब वो आपका किसका फॉर्मेशन करेगा, वैक्सेस का फॉर्मेशन करेगा। तो ये आपका आपके सामने दो स्ट्रक्चर, दो टाइप्स आ गया, एक ट्रू लिपिड और एक आपका वैक्सेस। कोई दिक्कत, बात समझ गए। चलो अब इसमें अगर कुछ इंपॉर्टेंट लग रहा है, देखो ऐसा है ना कि आप लोग को कुछ बहुत नोट करना ही पड़ेगा, बट हो जाएगा ना वहाँ पे वो चीज़। हाँ तो आप लोगों को कुछ कुछ नोट करना पड़ेगा, क्योंकि क्या है कि क्लास नोट्स का बात अलग होता है। हो सकता है नोट्स में कुछ मेंशन ना हो, या नोट्स में सकता है कि यहाँ पे आपको कुछ समझ में आ रहा है जिसको आप मेंशन करना चाहते हो अपने नोट्स में, तो आप उसको जो आप मेंशन करना चाहते हैं उसको मेंशन करते रहिएगा। चलिए ठीक है, देख लिया। चलो इसके बाद हमारे पास आता है कॉन्जुगेट लिपिड। तो कॉन्जुगेट लिपिड क्या होता है,
कॉन्जुगेट लिपिड के बारे में अगर बात करें, कॉन्जुगेट लिपिड के बारे में अगर बात करें तो इसको थोड़ा यहां समझ लेते हैं ना। कॉन्जुगेट लिपिड के बारे में बात करें बाबू, तो कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट मतलब क्या होता है, दो चीज को कॉन्जुगेट कर दिया गया, जोड़ दिया गया, ठीक है। तो कॉन्जुगेट लिपिड में क्या हो सकता है, इसमें लिपिड होता है, लिपिड होता है, उसके साथ कोई कार्बोहाइड्रेट जुड़ा होता है, और या फिर उसके साथ कोई फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ होता है, ज्यादातर ऐसा ही होता है। लिपिड के साथ कोई नॉन लिपिड पार्ट जुड़ा हुआ है, ऐसे समझ लो, लिपिड के साथ कोई नॉन लिपिड पार्ट जुड़ा होता है तो वो कॉन्जुगेट लिपिड होता है। कौन सा लिपिड होता है, कॉन्जुगेट, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे कोई फॉस्फेट हो, चाहे कोई प्रोटीन जुड़ा हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्जुगेट लिपिड, कॉन्जुगेट लिपिड। तो इसमें आप क्या क्या देख सकते हो, इसमें आप देख सकते हो लिपोप्रोटीन, इसका एग्जाम्पल है लिपोप्रोटीन। लिपोप्रोटीन मतलब लिपिड पार्ट भी और प्रोटीन पार्ट भी है, ठीक है। एक और देख लो, ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, फिर फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड्स, ये सारा कुछ जो है वो क्या है, ये कॉन्जुगेट लिपिड का एग्जांपल है, जहां पे कि लिपिड के साथ कोई और स्ट्रक्चर भी जुड़ा हुआ है, मतलब नॉन लिपिड स्ट्रक्चर। जैसे यहाँ देखो प्रोटीन जुड़ा हुआ है, ग्लाइको यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और फॉस्फो यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है। कोई दिक्कत, ठीक है। आप याद रखिएगा फॉस्फोलिपिड बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है फॉस्फोलिपिड, ठीक। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं ड्राइव लिपिड के बारे में। तो ड्राइव लिपिड क्या है बाबू, तो ड्राइव लिपिड में आपका दो ही हम लोग को देखना है, ज्यादा इसमें डिटेल में देखना है, टर्पीन्स और वैक्सेस। यहाँ अलग वैक्स है, ठीक है, टर्पीन्स एंड वैक्सेस। कोई प्रॉब्लम, कहाँ, हाँ लेकिन वो, हाँ इसमें भी वैसे ही दोनों अलग अलग है, लेकिन ये हम लोग को बहुत डिटेल में जानना जरूरी नहीं, ये बस जाने काफी। तो ये आपका तीन तरीके का लिपिड का क्लासिफिकेशन हुआ, कौन कौन सा, मेरे साथ साथ बोलो। पहला कौन सा है, सिंपल लिपिड। दूसरा कौन सा है, कॉन्जुगेट लिपिड। तीसरा कौन सा है, ड्राइव लिपिड। सिंपल लिपिड में क्या क्या है, ट्रू लिपिड और वैक्सेस। ट्रू लिपिड में फैटी एसिड के साथ कौन जुड़ा है, ग्लिसरॉल। और वैक्सेस में आपका फैटी एसिड के साथ कौन जुड़ा है, कोई भी अल्कोहल अदर देन ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल बस नहीं होना चाहिए, क्योंकि ग्लिसरॉल होगा तो ट्रू लिपिड हो जाएगा, ठीक। उसका कॉन्जुगेट लिपिड क्या होता है, लिपिड के साथ कोई कोई नॉन लिपिड पार्ट, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे फॉस्फेट हो, प्रोटीन हो, कुछ भी हो। लिपोप्रोटीन हो गया, ग्लाइकोप्रोटीन हो गया, फॉस्फोलिपिड हो गया। और उधर आपका ड्राइव लिपिड में टर्पीन्स और वैक्सेस। कोई प्रॉब्लम, क्लियर है सभी लोगों को। चलिए आप क्या करें, आप इस फ्लो चार्ट को बना ले अपने कॉपी में। हाँ, तो अब इसके बाद जो है वो हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग देखेंगे एक एक सबका फंक्शन और कुछ एग्जांपल्स। अगर हम लोग सिंपल लिपिड्स के बारे में बात करें, अगर हम लोग सिंपल लिपिड्स के बारे में बात करें, तो सिंपल लिपिड्स जो है वो आपका सिंपल लिपिड्स में आपका ट्रू लिपिड्स था पहला। तो ट्रू लिपिड्स का क्या काम है बाबू, ट्रू लिपिड जो है वो एक्चुअली में डिपोजिशन हो जाता है, इसका डिपोजिशन होता है। कहाँ डिपोजिशन होता है, ये एक तरीके का डिपोजिशन होता है हमारे स्किन के अंदर एडिपोज लेयर में, जो कि हमको इंसुलेटर के जैसा हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल कि आप देखे होंगे कि जब आपका फैटी लेयर अंदर ये हो जाता है, जैसे ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि आपका कहाँ रहते हो, कोल्ड डेजर्ट में रहते हो, कोल्ड डेजर्ट समझते हैं ना, हाँ, तो वहाँ रहते हो, तो वहाँ पे उनका जो फैटी लेयर स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा क्यूटेनियस लेयर जो होता है फैट का, बहुत मोटा थिक होता है। तो वहाँ पे आपका ये यही होता है, लिपिड्स होता है, ट्रू लिपिड्स। तो ये आपका ट्रू लिपिड्स का पहला रोल ये है कि ये आपका प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट एट द सबक्यूटेनियस लेयर, सबक्यूटेनियस लेयर ऑफ स्किन, ठीक है, एंड एक्ट एज ए इंसुलेटर, और ये इंसुलेटर के जैसा एक्ट करता है, ठीक। दूसरा ये क्या काम करता है, दूसरा ये हेल्प करता है, बात मत करो। दूसरा ये क्या करता है, दूसरा ये आपको ये क्या प्रोवाइड करता है भाई, तो ट्रू लिपिड इसके साथ साथ ये हमारे ऑर्गन्स में डिपॉजिटेड होता है, डिपॉजिटेड ऑन द ऑर्गन्स, डिपॉजिटेड ऑन
सम वाइटल ऑर्गन्स, वाइटल ऑर्गन्स क्यों वाइटल ऑर्गन्स में डिपॉजिटेड होता है? किसी भी वाइटल ऑर्गन के ऊपर में अगर ये लिपिड का लेयर रहेगा तो वो किसी भी प्रकार का उसको शॉक से या किसी प्रकार का बोल लो कि चोट लगने से उसको बचाएगा। बात समझ रहे हो? तो ये किसी भी वाइटल ऑर्गन्स के ऊपर भी मौजूद होता है। बात समझ गए? चलिए, अगर हम लोग बात करें आपका किसके बारे में, वैक्सेस के बारे में, तो वैक्सेस आपका जनरली दो तरीके का वैक्स आप देखते हो। एक होता है प्लांट वैक्स, प्लांट वैक्स, प्लांट वैक्स जो कि हम लोग बहुत सारे कॉस्मेटिक्स में और बहुत जगह में इस्तेमाल किया जाता है। और एक होता है बी वैक्स, और एक होता है बी वैक्स। बी वैक्स कहाँ होता है भाई? तो कौन रिलीज करता है? तो जो वर्कर बीज होती हैं वो बी वैक्स रिलीज करती हैं, येलोइश कलर का, और ये आपका रिलीज होता है उनके वैक्स ग्लैंड से, जो कि उनके लोअर एब्डोमेन में मौजूद होता है। आप मक्खी देखे है ना, मधुमक्खी, ओ ऐसा, तो इसके लोअर एब्डोमेन में यहाँ पे मौजूद होता है क्या? वैक्स ग्लैंड मौजूद होता है, जहां से कि वैक्स रिलीज होता है। और ये वैक्स क्या करता है भाई? ये वैक्स जो है इसका हम लोग बहुत सारा इसका इस्तेमाल करते हैं, इसको भी बहुत जगह में मतलब दवाई वगैरह में या फिर आपका कॉस्मेटिक्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये भी, ये प्लांट वैक्स और बी वैक्स क्या है? ये एक तरीके का आप बोल लो सिंपल लिपिड्स के अंदर आता है। तो ट्रू लिपिड्स में आपका ये हमारे इंसुलेटर के जैसा काम कर रहा है, सबक्यूटेनियस लेयर में डिपॉजिटेड हो रहा है ऑन सम वाइटल ऑर्गन, और वैक्सेस में प्लांट वैक्स है, बी वैक्स है। अच्छा, इसमें एक और वैक्स है, एनिमल वैक्स। एनिमल वैक्सेस कहाँ होगा बाबू? तो ये आप ऐसा समझ लो, जो हमारे स्किन में ऑयल ऑयल हो जाता है ना, ऑयल, तो यहाँ पे आपका एक तरीके का ग्लैंड होता है, ठीक है, एक तरीके का ग्लैंड होता है। एक होता है स्वेट ग्लैंड जो पसीना निकालता है, एक होता है ऑयल ग्लैंड जिसको हम लोग बोलते हैं सेबेसियस ग्लैंड। तो जो सेबेसियस ग्लैंड है उससे भी जो सिक्रीशन होता है वो एक्चुअली में एनिमल वैक्स है, यानी कि वो एक तरीके का लिपिड है जो कि वैक्स कैटेगरी में आता है। कोई दिक्कत? बात समझ गए? किसका? इसका इसका यूज़ ये है कि जब हमारे बॉडी मतलब एक तरीके से हमारे स्किन में जब ये आपका रिलीज होता है तो हमारी स्किन को जो है वो आपका एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, किसी भी तरीके का अलग अलग डर्ट से या किसी और चीज़ों से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। हालांकि इसका बहुत स्पेसिफिक रोल अभी हम नहीं उतना ज़्यादा डिटेल में आपको बता पाएंगे, लेकिन हाँ एक कॉमन रोल यही है कि जब हमारे स्किन में रिलीज होता है ड्यूरिंग द एज ऑफ प्यूबर्टी बहुत ज़्यादा रिलीज होता है, जिससे कारण जो आप देखोगे कि बहुत सारा आप ये क्या कहते हैं उसको, पिम्पल्स और एक्ने काउज करता है। ठीक है, तो ये चीज़ है। चलिए खैर, तो ये आपका हो गया सिंपल लिपिड और उसके कुछ एग्जांपल्स, तो यहाँ पे आप इसको देख लेंगे, कोई दिक्कत? चलिए, इसके बाद हम लोग अगर बात करें आपका कि सिंपल जो लिपिड्स है, कॉमन लिपिड जो है उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो आपको हम ये बात बताएं कि किसी भी लिपिड का, किसी भी पर्टिकुलर लिपिड का आप अगर देखेंगे स्ट्रक्चर, तो उस स्ट्रक्चर में आपको देखने को मिलेगा कि एक ग्लिसरॉल का हेड है, और इस ग्लिसरॉल हेड से या तो एक फैटी एसिड चेन लगा हुआ है, इस ग्लिसरॉल हेड से या तो दो फैटी एसिड चेन लगा हुआ है, इस ग्लिसरॉल हेड से या तो तीन फैटी एसिड चेन लगा हुआ है। ठीक है, अगर एक फैटी एसिड चेन लगा हुआ है तो हम लोग इसको बोलते हैं मोनोग्लिसराइड। क्या बोलते हैं? मोनोग्लिसराइड। अगर दो लगा हुआ है तो हम इसको बोलते हैं डाइग्लिसराइड, और तीन है तो जाहिर सी बात अभी तक आप नाम गेस कर लिए होंगे, ट्राइग्लिसराइड। अब देखो, जो सबसे कॉमन ग्लिसराइड ऑकर होता है ह्यूमंस में वो डाइग्लिसराइड है, जो कि हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में हेल्प करता है, बनाने में हेल्प करता है। तो डाइग्लिसराइड जो है वो एक ऐसा मतलब एक ऐसा लिपिड है जो कि हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बनाता है। तो ये आप कभी आपसे पूछा जा सकता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बनाता है। कोई प्रॉब्लम? सभी को क्लियर है? चलिए, अब यहाँ पे एक और चीज है, आप सुने होंगे अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड, सुने हैं ना? क्या मतलब होता है अनसैचुरेटेड का और क्या मतलब होता है सैचुरेटेड का? सैचुरेटेड वो होते हैं, वो पार्ट होते हैं जिनमें जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है, और अनसैचुरेटेड वो होते हैं जिनमें डबल बॉन्ड होता है। बात समझ गए? तो वो सारे लिपिड, जैसे आपको बताएं, ये आपका क्या, ये ग्लिसरॉल हेड है, ग्लिसरॉल हेड है, और ये क्या है? फैटी एसिड का टेल है या फैटी एसिड का चेन है, जो भी बोल लो, ग्लिसरॉल हेड और फैटी एसिड टेल। तो ये आपका जो स्ट्रक्चर है ये दोनों मिल करके दो तरीके का स्ट्रक्चर बना सकता है, अनसैचुरेटेड लिपिड भी बना सकता है और सैचुरेटेड लिपिड भी बना सकता है। बात समझ गए? देखो यहां पे आप इसको याद रखना, अनसैचुरेटेड लिपिड्स, ठीक है,
जाहिर सी बात है अनसैचुरेटेड लिपिड में जितना भी बॉन्डिंग होगा वो क्या होगा, मोर देन वन होगा, डबल और ट्रिपल। और सैचुरेटेड लिपिड जो है वो आपका सिंगल बॉन्ड कंटेन करता है। चलिए देख लीजिए एक बार इसको, इसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। अनसैचुरेटेड लिपिड्स में अगर हम लोग बात करेंगे बाबू, तो अनसैचुरेटेड लिपिड्स में आप अगर एग्जांपल बोलोगे तो अनसैचुरेटेड लिपिड के एग्जांपल क्या होगा, ऑयल, ऑयल। और सैचुरेटेड लिपिड का एग्जांपल क्या होगा, घी, डालडा। समझते हो, ठीक। ये सारा जो है सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड का एग्जांपल है। जल्दी डाइजेस्ट कौन होता है, आप ये पूछो कौन हेल्दी होता है। अच्छा, अब यहाँ पे एक बात समझो, अनसैचुरेटेड जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पे आपका इसको तोड़ना पड़ता है, टूटेगा तब जाके डाइजेस्ट होगा। सैचुरेटेड तो सिंपल है, इसको तोड़ने का कोई जरूरत नहीं है, तुरंत हो जाता है। हेल्दी कौन है तुम बताओ, सैचुरेटेड हेल्दी है, क्यों, घी देख लिया उसमें इसीलिए नहीं। अनसैचुरेटेड तुम्हारा क्या होता है कि हेल्दी होता है, क्यों, मतलब हेल्दी इन सेंस कि अब उसको हम अलग अलग, अब आप, हम ये नहीं कह रहे कि वो किस रीजन से, रीजन हम उसका मेटाबॉलिक रीजन ये बता रहे हैं कि अनसैचुरेटेड लिपिड जो है वो पहले आपका किसी भी तरीके का जो आप उसको कंज्यूम कर रहे हो वो टूटेगा, छोटा होगा, फिर उसका प्योरेस्ट फॉर्म जा करके एब्जॉर्ब होगा। लेकिन अगर सैचुरेटेड के केस में बात करेंगे तो सैचुरेटेड जो है वो आपका क्या होगा, ये ज्यों का त्यों आपके बॉडी में डाइजेस्ट हो, मतलब एब्जॉर्ब हो जाएगा, जैसा आप ले रहे हो। अब आपको बेच दिया कि देखो ये एकदम प्योर घी है और पता चला कि उसमें बहुत सारा क्या बोलते हैं ख़राब चीज़ मिक्स था, तो फिर आपका तो वैसे ही क्या हो जाएगा, पेट का बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो सैचुरेटेड लिपिड, अनसैचुरेटेड लिपिड जो है वो आपका लेट से डाइजेस्ट होगा, सैचुरेटेड जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत, चलो। हाँ, तो अब यहाँ पे हम लोग बाकी सब लगभग उतना आपको लिपिड्स के बारे में उतना आइडिया मिल ही गया है क्या है क्या नहीं। अब इसके बाद जो है वो हम लोग लिपिड के बाद जो है वो हम लोग एक और चीज़ इसमें थोड़ा देख लेते हैं। हम आपको बताए थे अनसैचुरेटेड लिपिड्स, सॉरी कंजुगेटेड लिपिड्स के बारे में। कॉन्जुगेटेड लिपिड्स में अगर हम लोग देख रहे थे तो हम लोग तीन एग्जाम्पल देखे थे। एक देखे थे हम लोग कौन कौन सा, एक देखे थे ग्लाइकोलिपिड, एक देखे थे फॉस्फोलिपिड, और एक देखे थे आपका ग्लाइकोप्रोटीन। अब यहाँ पे एक आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज आपका फॉस्फोलिपिड। क्यों फॉस्फोलिपिड इंपॉर्टेंट है, देखो अगर एक लिपिड का स्ट्रक्चर है, लिपिड का स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर आपका क्या होता है, एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड होता है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये फॉस्फोलिपिड कहलाता है। क्या कहलाता है, फॉस्फोलिपिड कहलाता है। और ये फॉस्फोलिपिड जो है वो आपका मौजूद होता है ऑन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ऑन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मौजूद होता है। आप लोग पढ़े होंगे जब चैप्टर सेल, तो उसमें आप लोग ये बात देखे होंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है उसमें एक फॉस्फोलिपिड स्ट्रक्चर मौजूद होता है। तो आप ये बात ध्यान दो कि लिपिड जो है वो हमारे बॉडी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। ये हमारे सेल का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाला स्ट्रक्चर है उसको फॉर्मेशन कर रहा है, सेल का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाला स्ट्रक्चर है उसको फॉर्मेशन कर रहा है। और आपका उसको, आपको पता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो आपका एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, उसको परमेबल बना रहा है, उसको जो है वो आपका स्पेसिफिक बना रहा है कि वो किसी चीज़ को एंट्री करने का इजाज़त दे और किसी चीज़ को इजाज़त ना दे। तो ये पूरा स्ट्रक्चर इसमें मौजूद होता है। इसके अलावा यहाँ तो आप ये बात पढ़े होंगे कि इसमें कुछ प्रोटीन्स भी होता है, कुछ इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स भी मौजूद होता है, लेकिन हम लोग उस पर अभी नहीं जा रहे हैं। हम बस बात कर रहे हैं इसका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है जो लिपिड से बना हुआ है, और सिर्फ लिपिड नहीं बल्कि कौन सा लिपिड, फॉस्फोलिपिड। तो ये बात आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक में याद रखना है। और अब बस आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे लिपिड के बाद, हमारे पास कार्बोहाइड्रेट कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हो गया, क्या कहते हैं उसको, प्रोटीन्स, और उसके बाद फिर आपका लिपिड्स। अभी हमारे पास कौन बचा, न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए और आरएनए। तो अगले क्लास हम लोग डिस्कस करेंगे डीएनए और आरएनए। कोई दिक्कत, चलिए।